जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो ताजर दोस्त स्पेशल प्रोसीजर 2024 जो एक न्यू एसआरओ आया है आपकी स्क्रीन के सामने। मैं एसआरओ शेयर करता हूँ। ये एसआरओ है जी 30 मार्च 2024 को ये एसआरओ निकाला गया है। एसआरओ नंबर 457 है। इससे पहले इसी के रिलेटेड एक नया एसआरओ था, एसआरओ 420, जिसके अंदर बस एक चेंज ये था कि इसमें एक ड्राफ्ट था। इसको फाइनल अभी नहीं समझा जा रहा था, ड्राफ्ट था। उसके ऊपर लिखा भी हुआ था कि 7 डेज के अंदर अगर कोई किसी की सजेशन है या कोई ऑब्जेक्शन है तो वो एफबीआर को बता सकता है। अगर एफबीआर को ठीक लगेगा तो नोटिफिकेशन में चेंज इंट्रोड्यूस करवा के उसको एक फाइनल एसआरओ के तौर पे इशू कर देंगे। तो एफबीआर ने 21 मार्च के बाद 30 मार्च को एसआरओ फाइनल इशू किया, जिसके अंदर इसको ऑर्डिनेंस के तौर पे कंसिडर किया जा रहा है और एक लॉ का पार्ट अब ये बन गया है। इसकी एप्लीकेबल डेट जो है वो 1 डे ऑफ अप्रैल 2024 है। और ये बेसिकली डेट है जिस डेट से आपने इस स्कीम के अंदर रजिस्ट्रेशन करवानी है। और जो टैक्स की पेमेंट्स हैं वो स्टार्ट हो रही हैं फ्रॉम द टैक्स ईयर 2025, जो कि 1 जुलाई 2024 से बनता है। अब जी इस एसआरओ में क्या बताया गया है, किन लोगों पे लग रहा है और कौन कौन लोग इसमें एग्जाम्प्ट हैं, वो सारी चीजें हम इंशाल्लाह आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैंने एक फाइल बनाई है, वर्ड फाइल। ये इसको एक तरह से कह सकते हैं कि एक कंपाइल की है, साइनॉप्सिस टाइप मैंने बनाया है। ये जो पूरा एसआरओ में सारी एक कैसे डिस्कशन हुई हुई है कि लॉ की लैंग्वेज कुछ लोगों को थोड़ी सी मुश्किल लगती है, समझ नहीं आती है, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में आसानी हो, बताने में आसानी हो, मैंने ये फाइल एक तैयार कर दी। अगर किसी को ये साइनॉप्सिस जो है वो रिक्वायर्ड हो तो मुझे ईमेल कर दे। आई विल सेंड यू द फाइल, और ये आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्कोप डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो नया एसआरओ आया है ताजिर दोस्त स्कीम का, ये किन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल है। दिस स्कीम इज एप्लीकेबल ऑल ट्रेडर्स एंड शॉपकीपर्स इंक्लूडिंग टीयर 1 रिटेलर्स। अब देखिए काफी बड़ी लेवल पे ये जो है वो फोकस कर रहे हैं अपने टैक्स पेयर्स को, जिसमें तमाम ट्रेडर्स, तमाम ताजर और दुकानदार, जिसमें आपके जो छोटे रिटेलर जिनको टीयर 1 रिटेलर्स कहा जाता है वो भी शामिल हैं। जो शॉप चला रहे हों, कोई स्टोर चला रहे हों, कोई ऑफिस रन कर रहे हों, या कोई वेयर हाउस चला रहे हैं, कोई भी प्लेस ऑफ बिजनेस जो चला रहे हों विद इन सिविल या कंटोनमेंट जुरिस्डिक्शन ऑफ बिलो मेंशन सिटीज, इन शहरों में काम करने वाले तमाम ताजिर और तमाम दुकानदार इस एसआरओ के अंदर फॉल करते हैं। और उन्होंने जो भी हम आगे एक पढ़ेंगे इसकी एप्लीकेबिलिटी या रिक्वायरमेंट, जो भी चेंजेस आए हैं, जो भी टैक्स लगना है, वो इन सब पे एप्लीकेबल होगा। जो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कोयटा और पेशावर, इन जो आपके सामने जो 6 बड़े शहर पाकिस्तान के हैं उनमें काम कर रहे हैं, उनके ऊपर एप्लीकेबल है। अब एक छोटे से छोटा ताजर है, चाहे वो फल वाला, चाहे सब्जी वाला, चाहे वो एक कह सकते हैं कि बार्बर की शॉप है, या कोई भी एक कह सकते हैं धोबी है, छोटे से छोटा फूल की दुकान, कुछ भी अगर वो बेच रहा है, कोई भी अगर वो सर्विस दे रहा है, दुकान चला रहा है, या वो एक ताजर है छोटे लेवल के ऊपर, कोई भी एक खोखा टाइप अगर उसने खोला हुआ है, तो भी वो इसके अंदर फॉल कर जाएगा। तो ये काफी बड़े लेवल पे फोकस कर रहे हैं टैक्स नेट को कह सकते हैं इंक्रीज करने के लिए। एफबीआई ने अपने जो रेवेन्यू टारगेट्स को मीट करने के लिए एक नया एसआरओ निकाला है। काफी आजकल वो है एक्टिव हुआ है एफबीआर का जो एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। इसमें फोकस करें कि हम किस तरह अपने रेवेन्यू को मीटअप कर सकें। अच्छा, ये तो जी स्कोप का फर्स्ट पार्ट था कि इनमें कौन कौन से शहरों में काम करने वाले लोग शामिल हैं। शॉपकीपर में कौन शामिल है? शॉपकीपर मींस होलसेलर, डीलर, रिटेलर, मैन्युफैक्चरर कम रिटेलर, इंपोर्टर कम रिटेलर, और सच पर्सन हु कंबाइंस एक्टिविटी ऑफ रिटेल एंड होलसेल विद एनी अदर बिजनेस एक्टिविटी और अदर पर्सन इन द सप्लाई चेन ऑफ गुड्स। अब ये सारी एसआरओ की लैंग्वेज है, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके बस मैंने यहाँ पे लिखा है कि शॉपकीपर की डेफिनेशन में एक होलसेलर भी शामिल है, डीलर भी शामिल है, रिटेलर भी शामिल है, एक ऐसा बंदा जो कि चीजें बनाता भी है और बेचता भी है, और ऐसा बंदा जो चीजें इंपोर्ट करता है और आगे रिटेल मार्केट में बेचता है, या कोई ऐसा बंदा जो किसी रिटेलर के साथ मिलके एज काम कर रहा है, कोई एजेंट के तौर पे काम कर रहा है, वो भी इसमें शामिल होगा। ठीक है, कोई भी चेन ऑफ गुड्स कोई आप अगर बेच रहे हैं, उसमें कोई भी बंदा उस चेन के अंदर आ रहा है और चीजें बेच रहा है, वो इस स्कोप के अंदर शामिल होगा। इस एसआरओ के अंदर उसकी टैक्स की जो एप्लीकेबिलिटी है वो होगी। एफबीआर ने इसके लिए टास्क फोर्स भी बनाई है जो डिफरेंट मार्केट्स में विजिट कर रहे हैं और दुकान पे जाके लोगों को उनके जो शॉप्स हैं, बिजनेस प्रेमिसेस, उसमें जाके नोटिफिकेशन इशू कर रहे हैं कि आप इस स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड हों, ताकि जिन लोगों को इस एसआरओ के बारे में नहीं पता उनको वैसे जाके बताया जाए और कहा जाए कि भाई आप रजिस्टर्ड हो, ये अब लॉ का पार्ट बन गया है। अच्छा, आपको कौन से लोग हैं जो कि इस एसआरओ के अंडर एग्जेम्प्ट हैं? सबसे पहले कोई कंपनी, कोई भी ऐसा टैक्स पे जो कि एज अ कंपनी रजिस्टर्ड है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एनजीओ, सोसाइटी, सारी कंपनी के डेफिनेशन में फॉल करते हैं, तो ये एग्जेम्प्ट होंगे। ऑपरेटिंग एज अ नेशनल इंटरनेशनल चेन ऑफ स्टोर्स इन मोर देन 1 सिटी, अगर आपकी एक से ज्यादा शहर में नेशनल इंटरनेशनल चेन ऑफ स्टोर है तो आप इसमें एग्जेम्प्ट हैं। जैसे आपका ये जो इम्तियाज सुपर स्टोर है, कराची में भी है, इधर लाहौर में भी अब ओपन हो गया है। इसके अलावा थर्ड में उसने जेनेरिक बात की, एनी अदर पर्सन एज में बी प्रिस्क्राइब बाय एफबीआर। एफबीआर जिसको एग्जाम कर दे वो भी एग्जाम होगा। जब पॉइंट ऑफ एक्शन क्या है कि जी इस एसआरओ के बाद अब हमें करना क्या है।
सबसे पहली बात की रजिस्ट्रेशन पीरियड जो कि स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो चुका है, और 30 अप्रैल लास्ट डेट है इस एसआरओ के अंडर आपको रजिस्टर करवाने की एज अ ट्रेडर या शॉपकीपर ताजर दोस्त स्कीम के अंदर खुद को रजिस्टर करवाने की। ये 30 दिन ये है एफबीआर ने, 30 अप्रैल उसकी लास्ट डेट है। आज 24 अप्रैल है, तो इस पर 5-6 दिन बाकी हैं जब आप इस रजिस्टर में स्कीम में रजिस्टर्ड हो सकते हैं। इफ नॉट रजिस्टर्ड बाय 30 अप्रैल 2024, तो क्या होगा कि कमिश्नर विल फोर्सफुली रजिस्टर द टैक्स। मतलब वो कह रहे हैं कि अगर आप 30 अप्रैल तक खुद से रजिस्टर्ड नहीं होते और आप बाय लॉ लायबल हैं, मतलब आप एग्जाम नहीं हैं और आप लायबल हैं रजिस्टर होने के लिए, तो एफबीआर आपको फोर्सफुली रजिस्टर करेगा। आपका जो भी जुरिडिक्शन कमिश्नर होगा वो आपको खुद से आपके एनटीएन सीएन ऐसी डिटेल लेके आपको रजिस्टर कर देगा। मतलब छोड़ना उसने किसी को भी नहीं है, सबको उसने लेके आना है टैक्स नेट के अंदर। अच्छा, एनी पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन बट फेल शेल पे अ पेनल्टी ऑफ ₹10,000। अगर आप अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाते, तो बाद में कमिश्नर आपको रजिस्टर करता है या आपको शो कास्ट करता है, आप नहीं रजिस्टर होते फिर भी, तो आपको वो 10,000 तक का फाइन एज अ पेनल्टी चार्ज कर सकता है अंडर सेक्शन 182, जो कि पेनल्टी से डील करता है। अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन थ्रू टैक्स आसान है। अब आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं? टैक्स आसान ऐप के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। एफबीआर पोर्टल पे जाके आप रजिस्ट्रेशन की टाइप फिल कर सकते हैं। एफबीआर टैक्स फैसिलिटेशन सेंटर, आप वहां जाके विजिट करें। आपका जो एफबीआर हाउस है, टैक्स ऑफिस है, वहां किसी जो टैक्स ऑफिसर है उससे बोलें कि आपको रजिस्टर करे, तो आपको वो रजिस्टर कर देगा। अगर कोई ट्रेडर या कोई शॉपकीपर पहले से एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड है और वो रिटर्न फाइल कर रहा है, टैक्स पे कर रहा है, तो उसको दोबारा से रजिस्टर होने की जरूरत नहीं है। वो ऑलरेडी कंसिडर किया जाएगा कि भाई इस स्कीम में वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो गया है, उसको दोबारा से अपना फॉर्म जमा करवाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, फॉर्म जो आपने जमा करवाना है उसके साथ आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी है? आपने अपना बिजनेस एड्रेस देना है, पिक्चर्स देनी है बिजनेस प्रेमिसेस की, जो आपकी जो बाय बिल्डिंग है, ऑफिस की है, जो भी दुकान की, उसकी तस्वीरें डालनी है। उसके अलावा आपने अपने बिजली का या गैस का जो भी आपका मीटर लगा हुआ है वो आपने उसकी तस्वीर वहां पे अपलोड करनी है पोर्टल पे या ऐप के ऊपर, जो जहां भी आप उसको रजिस्टर हो रहे होंगे। यहाँ पे रजिस्टर होने के बाद क्या होगा जी, आप एफबीआर के रिकॉर्ड में ऐड होंगे। उसके बाद अब आपको रिटर्न फाइल करनी होगी एनुअल बेसिस पे, और टैक्स भी पे करना होगा। जो आपकी जितना भी इनकम होगी, जो आपका स्लैब रेट होगा, जो भी आपके ऊपर टैक्स लगता होगा, आपने वो पे करना है। अगर आपका जो है प्रॉफिट या आपका जो टर्नओवर है इस मतलब क्राइटेरिया को मीट करता है कि उस पर सुपर टैक्स भी अप्लाई हो, तो आपने सुपर टैक्स भी पे करना है सेक्शन 4C का। और इसके अलावा आपने फिर 7E सेक्शन के अंडर जो आपकी डीम्ड इनकम का सेक्शन है, जिसके ऊपर ऑलरेडी मेरी एक वीडियो अवेलेबल है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वो भी अगर आपके एप्लीकेबल होगा तो आपने उसकी पेमेंट भी करनी होगी। ठीक हो गया? अच्छा, इसके बाद अगली चीज है जी, अब इसकी टाइमलाइंस क्या है? मतलब ये तो हमें देख लें कि आपने रजिस्टर कब से कब तक होना है और क्या तरीका है, अगर नहीं होंगे तो क्या होगा, क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, ये सारी चीजें हमने देख ली। अब पेमेंट कब से शुरू होगी, मतलब हमने रिटर्न फाइलिंग या इसके ऊपर कंप्लाइंस जो है वो कब से शुरू होगी? वो शुरू होगी जी इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2024, मतलब टैक्स ईयर 2025 से आपकी जो रिपोर्टिंग कंप्लाइंस है वो शुरू हो जाएगी। आपने क्या करना है? एडवांस टैक्स टू बी पेड बाय 15th ऑफ एवरी मंथ बेस्ड ऑन द रेट एज डिफाइंड बाय एफबीआर इन फ्यूचर। अभी एफबीआर ने कोई रेट हमें नहीं बताया कि कितनी रेट पे टैक्स जमा करवाना है, क्या फार्मूला है टैक्स कैलकुलेट करने का। अभी इससे वो ये बताया कि भाई आपने 1 जुलाई 2024 से ये इसकी टैक्स पेमेंट का जो पीरियड है वो स्टार्ट हो रहा है, और उसकी ड्यू डेट है 15th ऑफ एवरी मंथ आपको ये टैक्स पे करना है। एडवांस इनकम टैक्स इसको कहा जा रहा है, जो कि मंथली एडवांस इनकम टैक्स है, जो टैक्स ताजर दो स्कीम के ऊपर अप्लाई हो रहा है। जैसे जुलाई का महीना तो 15 जुलाई, अगस्त तो 15 अगस्त तक आपने एडवांस इनकम टैक्स जमा करवाना है। अच्छा, एडवांस टैक्स पेमेंट विल बी कंसीडर्ड एज द मिनिमम टैक्स फॉर द टैक्स पेयर डूइंग बिजनेस। ये जो आप पेमेंट करेंगे एडवांस इनकम टैक्स, ये आपका मिनिमम टैक्स कंसीडर होगा। मतलब आपने, ये आपकी मिनिमम टैक्स लायबिलिटी जो कि आप पे ऑफ कर रहे होगे, आपकी जो एक्चुअल लायबिलिटी बनेगी रिटर्न के साथ, उसमें से ये अमाउंट एडजस्ट हो जाएगी, बाकी आप जमा करवाएंगे। इसका मतलब होता है मिनिमम टैक्स जो आपने जमा करवा दिया, बाकी आप रिटर्न के साथ जमा करवा रहे होंगे। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है कि जी अगर जो भी एफबीआर फार्मूला बताता है हमें कैलकुलेट करने के लिए, उस फार्मूले के अंडर अगर किसी बंदे का टैक्स जीरो बनता है, मतलब कोई भी तरीका हो सकता है ना कि भाई वो लॉस इंकर कर रहा है, उसे इनकम ही नहीं आई, तो एडवांस इनकम टैक्स तो इनकम पे लगता है। अगर उसको लॉस इंकर हो रहा है, मतलब उसका टैक्स जीरो है, तो क्या होगा? तो भी आपसे वो एफबीआर टैक्स लेगा। ऐसा नहीं कि आपको फिर एग्जाम्प्ट करते हैं। वो कह रहे हैं भाई इफ द एडवांस इनकम टैक्स एडवांस अमाउंट कैलकुलेटेड इज जीरो, अ मिनिमम अमाउंट टैक्स ऑफ ₹1200 इज एप्लीकेबल बाय एवरी ट्रेडर एंड दिस अमाउंट विल बी इन एडिशन टू एनुअल टैक्स टू द टैक्सेस चार्ज इन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। ये एनुअल टैक्स है ₹1200 का, मतलब ₹100 फी मंथ आपने फिर भी देना है। अगर आपका हर महीने में लॉस चलता हुआ आ रहा है, जैसे आपके जुलाई के महीने में लॉस हुआ, आप एक्सपेक्ट करेंगे लॉस होगा, तो आप उसको, अब वो तरीका बताएगा एफबीआर के किस तरह आपने मंथली अपनी इनकम कैलकुलेट करनी है। वो एक अभी एसआरओ उसके ऊपर सेपरेट इशू होगा, मेथोडोलॉजी सारी डिसाइड अभी होगी। अभी ऐसे कोई फार्मूला या रेट अभी एफबीआर ने नहीं बताया, अभी सिर्फ ये बताया कि कितनी अमाउंट का टैक्स जमा करवाना है मिनिमम, और किस डेट पे करवाना है।
ठीक है, अब जिन लोगों की इनकम आ रही है उन्होंने कितना टैक्स जमा करवाना है वो भी एफबीआर ने नहीं बताया। अब जिन लोगों का टैक्स जीरो बन रहा है, मतलब जो लॉस होंगे ऑब्वियसली वही जीरो बन रहे होंगे, तो आपने 100 रुपया फी मंथ के हिसाब से 1200 रुपये पूरे साल का मिनिमम जमा करवाना ही करवाना है। और अगर आप अपने बिजली बिजली के बिलों में एडवांस इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, तो ये वाला टैक्स उससे एडिशनल है, ये उसकी रिप्लेसमेंट में नहीं होगा, तो वो भी जमा करवाना है और ये भी करवाना है। अच्छा, कैलकुलेशन ऑफ एडवांस इनकम टैक्स के बारे में आप डिस्कस कर लेते हैं। नो फार्मूला और रेट हैज बीन डिफाइंड बाय एफबीआर टिल डेट। वही बात मैंने आपको बताई, कोई भी फार्मूला अभी तक एफबीआर की तरफ से नहीं बताया गया। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी बेस्ड ऑन एनुअल रेंटल वैल्यू ऑफ द बिजनेस प्रेमिसेस। अब एनुअल रेंटल वैल्यू के ऊपर, अब एनुअल रेंटल वैल्यू का मतलब क्या है कि आप जिस जगह पे बैठ के काम कर रहे हो, एफबीआर एक एस्टिमेट लगाएगा कि जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं उसका सालाना रेंट कितना बनता है। अब एक चीज है जो कि एफबीआर आपको यह बता रहा है, थोड़ा सा हिंट दे रहा है कि मैं टैक्स किस तरह कैलकुलेट करूंगा। वो आपकी जिस जगह पे आप काम कर रहे हो उस जगह की एनुअल रेंट वैल्यू निकालेगा कि इस जगह पे काम करने की रेंटल वैल्यू पूरे साल का कितनी बनती है, उसको वो बेस करेगा। अब रेंटल वैल्यू किस तरह निकाली जाएगी, विच विल बी कैलकुलेटेड एज 10% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द बिजनेस प्रेमिसेस। जो आपकी जगह है काम करने की, बिजनेस प्रेमिसेस, चाहे वो आप रेंटल प्रेमिसेस पे काम करें चाहे वो आपकी अपनी प्रेमिसेस हैं, एफबीआर उसकी मार्केट वैल्यू का 10% लेगा और उसकी बेसिस पे वो आपका टैक्स कैलकुलेट करेगा। ठीक है, फेयर मार्केट रेट्स आर ऑलरेडी अवेलेबल ऑन एफबीआर वेबसाइट। अब आपने कह रहे हैं कि भाई फेयर मार्केट के रेट्स हम कहाँ से उठाएं, वो हम 7E का जो टॉपिक है उसमें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया कि आपने एक प्रॉपर्टी की अगर एफबीआर के मुताबिक कोई फेयर मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उसका क्या तरीका होगा, वो एफबीआर की वेबसाइट पर रेट्स अवेलेबल है एरिया वाइज। आप अपने प्रॉपर्टी की एरिया के मुताबिक उसका रेट कैलकुलेट करें, मार्केट वैल्यू निकालें, उसका 10% लेंगे, वो रेंटल वैल्यू निकल आएगी। अब आगे क्या करना है रेंटल वैल्यू का, ये अभी अभी एफबीआर ने हमें नहीं बताया। वो जब हमें एफबीआई को बताएगा, एसआरओ निकालेगा, तो मैं आपसे फिर एक नई रीसेंट वीडियो अपडेट करके आपको बता दूंगा कि भाई ये अब नया एसआरओ आया जिसकी बेसिस पे अब आपने ताजर दो स्कीम के अंदर टैक्स जमा करवाना। Trader or shopkeeper who is already filing income tax return and paying quarterly advanced income tax under Section 147 will also pay this monthly advanced income tax, and the amount of advanced income tax यहाँ missing हो गया, and the amount of this tax paid will be adjusted against the quarterly payment of advance tax under Section 147। अब इस पार्ट में क्या कह रहा है, वो कह रहा है जी अगर कोई ऐसा दुकानदार या ताजर है जो कि ऑलरेडी एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड है और वो एडवांस टैक्स भी पे कर रहा है क्वार्टरली 147 वाला, तो वो इस टैक्स को पे करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल पे करेगा। वो कह रहे हैं भाई आप ये वाला टैक्स मंथली तो पे करोगे ही करोगे, जब क्वार्टरली पेमेंट की आपकी बारी आएगी एडवांस इनकम टैक्स सेक्शन 147 वाली, उसमें से जितना आपने इन 2 महीनों में या 3 महीनों में पे कर दिया होगा आपका जो मंथली टैक्स होता है वो आप लेस कर देना। बाकी अमाउंट आप क्वार्टरली रिपोर्टिंग के साथ वैसे ही जमा करवाओगे जैसे आप करवाते हो। ये वाला मंथली टैक्स आपका एडजस्ट हो जाएगा अगेंस्ट योर एडवांस टैक्स लायबिलिटी जो कि आप 147 की कर रहे होंगे। उसमें से आप ये वाली अमाउंट लेस कर दें जो कि आपने इस एसआरओ के अंडर निकाली होगी। वो किस तरह निकालेंगे उसका मेथड भी एफबीआई ने बताना है, जो बाकी अमाउंट बचेगी वो आप जमा करा देंगे। अब कुछ रिडक्शंस हैं, कुछ टैक्स क्रेडिट्स हैं जो कि एफबीआई ऑफर कर रहा है कुछ लोगों को कि 25% तक का जो टैक्स है वो आपका वेव कर दिया जाएगा इफ, अभी दो कंडीशन है कि लोगों को होगा, द लमसम पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इज मेड बाय द टैक्स पेयर ऑन और बिफोर द ड्यू डेट्स। जो आप ड्यू डेट्स का मतलब है कि हर महीने की 15 तारीख को आपने टैक्स जमा करवाना है। अगर आप पूरे साल का टैक्स एफबीआर को 15 जुलाई को ही जमा करा दें, आप कहें भाई मैं 15 जुलाई 2024 की पहली पेमेंट कर रहा हूँ, पूरे साल का टैक्स में जमा करा रहा हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, तो एफबीआर कहेगा भाई कोई मसला नहीं है, आप पे बहुत पैसा है, हमारे पास भी पैसा है, हम आपको 25% डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, तो एफबीआर क्या कहता है 15 जुलाई 2024 को, या आपने किसी भी टाइम पे, आप कहते हैं 15 जुलाई को मैंने नहीं किया, 15 अगस्त को करता हूँ, तो 15 अगस्त को क्या होगा कि बाकी फिर बैलेंसिंग पेमेंट होगी ना, पूरे साल का टैक्स बनता है 1 लाख रुपया, आपने उसको डिवाइडेड बाय 12 किया है, जो भी कैलकुलेशन एफबीआर बताएगा, उसकी पेमेंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जमा करवा दी है 15 जुलाई को, बाकी बच गए 90,000 फॉर एग्जाम्पल। तो 90,000 अगर आपने पूरे का पूरा 15 अगस्त को जमा करा दिया, तो आपको उस टाइम पे जितना बैलेंस बाकी होगा उसका 25% आपको वेव कर दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा किस बंदे को वेव किया जाएगा, द पर्सन हु हैज नॉट फाइल्ड इनकम टैक्स रिटर्न, मतलब ऐसा बंदा जो कि इस एसआरओ के आने तक नॉन फाइलर है, रिटर्न फाइल नहीं करता, फाइल्स इनकम टैक्स रिटर्न फॉर टैक्स ईयर 2023। अब एफबीआर एक लालच दे रहा है कि भाई ऐसा बंदा जो कि भी नॉन फाइलर है, रिटर्न फाइल नहीं करता और इस एसआरओ के आने तक उसने रिटर्न फाइल नहीं की भी, अगर वो 2023 जो पिछला साल खत्म हुआ है उसकी रिटर्न फाइल कर देता है, कब तक, बिफोर द ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ फर्स्ट मंथली इंस्टॉलमेंट, जो पहली आपकी इंस्टॉलमेंट ड्यू है एडवांस टैक्स की, उससे पहले पहले आप उसकी रिटर्न फाइल कर देते हो पिछले साल की, तो आपको मैं 25% टैक्स वेव कर दूंगा। जो फर्स्ट ड्यू डेट है दैट इज 15 जुलाई 2024। अब दो लोगों को वेव होगा, एक ऐसा बंदा जो कि लमसम पे कर दे, दूसरा ऐसा बंदा जो कि फाइलर ना हो, तो 15 जुलाई 2024 से पहले पहले वो पिछले साल की रिटर्न फाइल करके फाइलर बन जाए, तो एफबीआर उसको 25% का डिस्काउंट दे देगा टैक्स की पेमेंट पे जो इस एसआरओ के अंडर की जा रही है।
Any person whose income is exempt under the ordinance shall not be required to pay any tax, but registration is still required under this scheme. ऐसा बंदा जिसकी इनकम ही एग्जेम्प्ट है ऑर्डिनेंस में, जैसे आपकी एग्रीकल्चर इनकम है वो एग्जेम्प्ट है, तो उस बंदे को ये पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस स्कीम में रजिस्टर्ड नहीं होंगे। पेमेंट के ऊपर एग्जाम्पशन है, रजिस्ट्रेशन के ऊपर एग्जाम्पशन सिर्फ ऊपर जो बताएगी दो लोगों को ही मिली है अभी तक, ये वाली कंपनी और नेशनल इंटरनेशनल स्टोर्स इन मोर देन वन सिटी। रजिस्ट्रेशन के ऊपर इन लोगों को एग्जाम्पशन है, पेमेंट के ऊपर जो है वो इस बंदे को एग्जाम्पशन होगी जो कि जिसकी इनकम एग्जाम्प्ट होगी। थर्ड है जी, इनकम टैक्स पेड थ्रू मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल्स कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ एडवांस इनकम टैक्स अंडर ताजिर दोस्त स्कीम। एक और आपको टैक्स रिडक्शन या क्रेडिट दे रहा है कि भाई जो आपने बिजली के बिलों में अपना टैक्स एडवांस टैक्स या इनकम टैक्स पे किया है, उसको आप इस ताजर दो स्कीम के अंदर जो टैक्स कैलकुलेट होगा उसमें एडजस्ट करके बाकी पेमेंट आप कर देना, वो मैं अमाउंट इसमें एडजस्ट कर लूंगा। ठीक है। लेकिन ये एडजस्टमेंट सिर्फ उन लोगों को होगी जो कि पेमेंट कर रहे होंगे। जो लोग पेमेंट ही नहीं कर रहे, जिनका जो अमाउंट जीरो बन रही है, उनके लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उन्होंने बिजली के बिल वाली अमाउंट तो पे करनी ही करनी है, 1200 एक्स्ट्रा पे करना है पूरे साल का। उनको डिस्काउंट नहीं, उनको ऑलरेडी वो 100 रुपया पे करें, 100 रुपये तो कुछ भी नहीं होता पूरे महीने में अगर आप पे करना पड़ा एफबीआर को, क्योंकि एफबीआर के अब कुछ रेवेन्यू टारगेट्स जो कि मीट नहीं हो रहे, आईएमएफ की तरफ से भी काफी जो है वो सख्ती हुई है। तो एफबीआर इस वजह से आज कलेक्टिव हुआ है अपने रेवेन्यू टारगेट्स को जून एंड आने से पहले पहले उसको थोड़ा सा अपने सिस्टम को बेहतर करना चाह रहे हैं, ताकि अगले साल से रेवेन्यू टारगेट्स बेहतर तरीके से अचीव हो सके। अच्छा, ये टोटल एक जी थी साइनॉप्सिस था। अब मैंने लास्ट में एक कंक्लूजन बनाया जो कि मेरी एक पर्सनल एक कह सकते हैं कि ओपिनियन है। इसमें बाकी लोगों का ओपिनियन इससे डिफर कर सकता है। मेरे ओपिनियन के मुताबिक इस स्कीम में क्या क्या उसके इम्प्लीकेशन आ सकते हैं या इस स्कीम का किस हद तक फायदा है या नुकसान है, वो मैंने इन 4 पॉइंट्स में लिस्ट कर दिया। तो दिस स्कीम एम्स एट एडिंग मोर टैक्स पेयर्स टू द टैक्स नेट टू मीट दैट एफबीआर रेवेन्यू कलेक्शन टारगेट्स। मेरे मुताबिक ये एफबीआर ने अपने रेवेन्यू कलेक्शन टारगेट्स को मीट करने के लिए स्कीम निकाली है। इसका और कोई मकसद नहीं, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा लोग को अपने टैक्स नेट में शामिल करना चाह रहा है। एफबीआर हैज नॉट डिफाइंड एनी फार्मूला और रेट टू कैलकुलेट एडवांस इनकम टैक्स के ऊपर आपको बता चुका हूँ। अभी तक इस एसआरओ के आने तक कोई नया फार्मूला या रेट नहीं बताया गया। एसआरओ 30 मार्च का आया हुआ है, आज 24 अप्रैल हो गई है, अभी तक कोई नया एसआरओ नहीं आया जिसके अंदर बताया गया हो कि भाई इस तरह टैक्स कैलकुलेट होना है। तो आई एम होपफुल कि इंशाल्लाह बाय नेक्स्ट मंथ या 30 अप्रैल के बाद कोई नई इस पे मेथोडोलॉजी आएगी एफबीआर की, जिसमें वो बता रहा होगा कि भाई हम इस तरह प्लान कर रहे हैं, और उस पर कमेंट्स वो फिर हमसे फिर मांगेगा और फिर फाइनल एक एसआरओ इशू कर देगा। No clarification has been provided for the traders or shopkeepers who are doing business on rental premises, as FBR is planning to base this tax on fair market value of business premises। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने अपनी दुकान नहीं है, अपनी जगह नहीं है, किराए की जगह है, उस पे काम कर रहे हैं। तो एफबीआर आपकी प्रेमिसेस की मार्केट वैल्यू निकाल के उसका 10% ले रहा है एज ए रेंटल एनुअल इनकम, और उसके ऊपर भी वो टैक्स का रेट लगाएगा। तो मेरा ख्याल है कि भाई जिन लोगों की अपनी बिल्डिंग नहीं है उन लोगों को इसमें शामिल नहीं करना चाहिए, उन लोगों को जरा थोड़ा डिफरेंट ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी एक कह सकते हैं कि एक्सपेंस इंकर कर रहे हैं बिजनेस करने के लिए। जिन लोगों की अपनी प्रेमिसेस हैं, उनके पास कैपिटल इतनी अमाउंट का है कि उन्होंने अपने बिजनेस प्रेमिसेस खुद से परचेज करके रखी नहीं है, तो उनके ऊपर थोड़ा सा आप टैक्स बर्डन डाल भी देंगे तो आई डोंट थिंक इतना कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन जो लोग ऑलरेडी रेंटल बेसिस पे काम कर रहे हैं उनको इस चीज से थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पशन देनी चाहिए, जो मेरा ख्याल है। Keeping in view the literacy rate in Pakistan, it will be very difficult for a common person to register himself in this scheme and ensure monthly and annual reporting compliances to the FBI. It will only lead to more litigations and affecting the cost of doing businesses. अब ये आप खुद एक सोचेंगे, एक जो बेचारा फल बेचने वाला है या सब्जी बेचने वाला है, या एक जो धोबी है या कटिंग करने वाला बार्बर है, उसके पास इतना नॉलेज या इतनी उसको टेक्नोलॉजी से नो हाउ नहीं होती कि वो अपने मोबाइल ऐप पे जाकर रजिस्टर करें, पोर्टल पे जाकर रजिस्टर करें। उस बेचारे को किसी लॉयर के पीछे भागना पड़ेगा, किसी एडवाइजर के पीछे भागना पड़ेगा, या किसी और की मिन्नतें करनी पड़ेंगी कि उसकी रजिस्ट्रेशन करवा दे, वरना 10,000 रुपये का फाइन उसको नोटिस आ जाएगा। तो वो उसके लिए भी उसको एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकम करनी पड़ेगी, कोई ना कोई पैसे देने पड़ेंगे किसी लॉयर को या किसी भी एडवाइजर को। ठीक है, अगर वो नहीं करता तो एफबीआई का नोटिस उसको आ जाएगा, लिटिगेशन की तरफ जो काम जाएगा, और काफी लोग जो है वो फिर इससे तंग आ जाएंगे, बिजनेस बंद हो जाएंगे या कोई मसला होगा, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये एक छोटे लेवल की जो ताजर हैं, दुकानदार हैं, उनको एक उनके साथ एक तरह से ज्यादती हो जाएगी। काफी लोग हमारे जो पाकिस्तान में हैं वो उनका लिटरेसी रेट इतना ज्यादा नहीं है कि हर बंदा मोबाइल फोन ऐप इस्तेमाल इस्तेमाल करे, या जो पोर्टल है उसके ऊपर उसको एक एक्सेस इजीली हो, वो उसके लिए जरा मुश्किल हो जाएगा काम करना फिर। The implementation of this scheme seems very difficult. And lastly, the further comments on tax calculation can be made once FBI defines any formula or rate of
टैक्स एफबीआर जो है, जब कोई नया एक कोई लॉन्च कर देगा भाई एसआरओ, जिसमें वो हमें फार्मूला बताएगा, तो हम तब मैं एक नई वीडियो उस पर बनाऊंगा, उस पर भी आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि अब टैक्स किस तरह कैलकुलेट करना है। एफबीआई ने अपनी वेबसाइट पे भी इस एसआरओ के आने के बाद कुछ जो है वो क्वेश्चन आंसर Q&A तरह से कह सकते हैं कि एक उसने अपलोड किया है। इसमें 11 सवाल हैं, जो कि आप अगर इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, इन सारे सवालों को भी मैंने अपने ही नोट्स के अंदर जो है वो एक तरह से मिक्स कर दिया, ताकि जो भी क्यूरीज हैं वो इस नोट्स के थ्रू रजिस्टर हो जाए। लेकिन इट्स बेटर कि आप एफबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ये वाला एक जो प्रेस रिलीज है, इसको भी आप गो थ्रू कर लें, जो कि 4 अप्रैल को आई थी, आज से 20 दिन पहले। इस पेज का लिंक भी मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ वीडियो पे, जिसको जाके इसको विजिट करना हो वो लिंक पे क्लिक करें, आप डायरेक्टली इस पेज पे आ जाएंगे। उसको लाजमी एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर हो जाएगी, और आपको ज़रा थोड़ी डिटेल में समझ आ जाएगा कि एफबीआर किन लोगों पर टैक्स लगा रहा है, कौन लोग इसमें एग्जाम है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर एक रिसेंट अपडेट के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।